ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर ऑन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। देखें ये ऑर्डर 37 जो है ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। देखें कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, हुंडी हो गई, कोई भी इस किस्म का निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके रिगार्डिंग अगर हमने सूट फाइल करना है उसका प्रोसीजर नॉर्मल जो हम सूट्स फाइल करते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। देखें जो ऑर्डिनरी सूट हम फाइल करते हैं उसका प्रोसीजर अगर हम देखें, प्लेन फाइल हुआ, प्लेन फाइल होने के बाद समन्स वगैरह इशू होंगे, समन्स इशू होने के बाद अगर अपीयर होता है डिफेंडेंट तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है कोर्ट में। रिटन स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी होती हैं। प्री ट्रायल, अब इसमें इंटेरोगेटरी सबमिशंस वगैरह, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स आ। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बाद यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं, कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। अच्छा, इश्यूज फ्रेम होने के बाद क्या होगा, एविडेंस आएगी। एविडेंस बोथ साइड्स, पहले प्लेंटिफ लेके आता है अपनी एविडेंस, इसमें दोनों आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल, और उसके बाद प्लस डिफेंडेंट वो भी जो भी उसके पास एविडेंस होती है वो लेके आता है। एविडेंस आने के बाद फाइनल आर्गुमेंट्स, फाइनल आर्गुमेंट्स, और उसके बाद फाइनली जजमेंट एंड डिक्री। ये सारा प्रोसीजर है एक नॉर्मल सूट का। लेकिन यहाँ पे ये जो समरी प्रोसीजर है हमें ऑर्डर 37 में बता रहे हैं, ये कैसे डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में याद रखना है कि कोई भी प्रोनोट आ गया, कोई भी चेक वगैरह आ गया, हुंडी वगैरह होगी, इन सब से रिलेटेड हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस में है सबसे ज़्यादा ये चेक से रिलेटेड ये सूट्स फाइल किए जाते हैं अंडर ऑर्डर 37 या प्रोनोट से रिलेटेड। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो प्रोनोट का आता है। सो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है, देखें चेक से रिलेटेड अगर बात करें, अगर किसी ने किसी को कोई चेक दिया है और वो बाउंस हो गया तो हमारे पास इसमें एक क्रिमिनल रेमेडी है जो कि सेक्शन 489F पीपीसी में प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई किसी को डिसऑनेस्टली एक चेक देता है जो कि डिसऑनर हो जाता है तो इस बात पे उसको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। ये हमारे पास क्रिमिनल रेमेडी है चेक की फॉर्म में, चेक डिसऑनर होगा और सबसे ज़्यादा केसेस इसी के आते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए 489F हमें क्या कह रहा है, पाकिस्तान पीनल कोड हमें क्या बता रहा है कि जो एक्ट्स प्रोहिबिटेड है या वो एक्ट्स वो ओमिशंस जो अगर करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। पीपीसी में सिर्फ ऑफेंसेस बता दिए गए। अब ये 489F को इसके अंडर अगर एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो सीआरपीसी में जो प्रोसीजर बताया गया उसके अकॉर्डिंगली पनिश किया जा सकता है 3 साल तक के लिए जिस पर्सन ने वो डिसऑनेस्टली चेक को इशू किया था। ये बात तो क्लियर होगी। हमारे यहाँ एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि जी एफआईआर रजिस्टर करवा दो तो आपको जो भी चेक की अमाउंट है जिसके रिगार्डिंग वो चेक था बाउंस हो गया है वो भी आपको रिकवर करवा के दी जाएगी। हालांकि 489F में कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे सिर्फ चेक डिसऑनेस्टली देने की वजह से जो चेक बाउंस हुआ है उसकी पनिशमेंट है 3 साल तक के लिए। अगर आप जो चेक की अमाउंट थी वो रिकवर करवाना चाहते हो तो आपको ऑर्डर 37 के अंडर सूट फाइल करना पड़ेगा। सो ये हमें याद रखना चाहिए। नॉर्मली वैसे होता ये है कि जब ये एफआईआर रजिस्टर की जाती है 489F की तो उस एक्यूज़ को अरेस्ट करवा लिया जाता है और अरेस्ट होने के बाद वो खुद ही वॉलंटेरिली वो अमाउंट पे कर देता। तो इस वजह से ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी 489F का पर्चा करवा दो
तो आपको सारी अमाउंट मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर उसने अमाउंट नहीं पे की और वो इस एफआईआर के नतीजे में वो बेल पे बाहर भी आ गया, तो फिर अमाउंट कैसे रिकवर होनी है? वो अमाउंट रिकवर करने का जो असल प्रोसीजर है, जो असल तरीका है, वो यही है कि आप ऑर्डर 37 का एक सूट फाइल करोगे, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं 489F का एफआईआर रजिस्टर करवा दिया, तो कंप्लेनेंट साइड से हमें लाजमी अपने क्लाइंट को एडवाइस भी करना चाहिए कि भाई ठीक है, आपने एफआईआर रजिस्टर करवा दी है और वो पर्सन अरेस्ट हो गया नहीं हो गया, उसकी बेल हुई या नहीं हुई, वट आपने अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी करना है कि भाई ये ऑर्डर 37 का एक दावा भी दायर कर दो फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, जितनी भी उस चेक की अमाउंट है। तो बहरहाल अब ये चेक से रिलेटेड मैंने बात कर दी है कि क्लाइंट आए, उसको ये भी कहना है कि ऑर्डर भी साथ। अब इसका ये एक जो हम सूट फाइल करते हैं ऑर्डर 37 का, एफआईआर रजिस्टर हुई, साइड बाय साइड अगर आपने ये सूट भी इंस्टीट्यूट कर दिया, तो इस एक्यूज़ को जो चेक की एफआईआर में अंडर अरेस्ट है, तो उसको बेल में भी थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि आप बता रहे हो कि यस आपने क्रिमिनल प्रोसीजर, अब ये साइड बाय साइड दोनों चल सकती हैं, आपका सिविल सूट भी चल सकता है रिकवरी के लिए, और ये क्रिमिनल जो आपने उसके अगेंस्ट रेमेडी अडॉप्ट कर लिया वो भी साइड बाय साइड चलेगी। बहरहाल अब आ जाते हैं कि ये समरी प्रोसीजर है क्या। नॉर्मल प्रोसीजर हमारे सामने आ गया, समरी प्रोसीजर में क्या होगा? यहाँ पे समरी प्रोसीजर में फॉर इंस्टेंस हम मिसाल लेके देते हैं कि किसी ने एक चेक दिया है जो डिसऑनर हो गया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट फाइल करेगा। प्लेंट फाइल करने के बाद यहाँ पे समन्स इशू होंगे। अब ये समन्स का तरीका जो नॉर्मल सूट में हम समन भेजे जाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसका फॉर्म डिफरेंट होता है, इसमें अमाउंट वगैरह भी मेंशन की जाती है। समन भेजे जाएंगे, उसके बाद जब ये समन रिसीव होंगे उससे विद इन 10 डेज जो डिफेंडेंट है उसने अपनी लीव टू डिफेंड ये फाइल करनी होती है। देखें यहाँ पे जब अपीयर हो रहा है डिफेंडेंट नॉर्मल सूट में, तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट वो ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, उसका राइट है कि वो आए और अपने इस सूट को डिफेंड करे, ये एज ए मैटर ऑफ राइट यहाँ पे फाइल करता है रिटन स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे समरी प्रोसीजर में ये एज ए मैटर ऑफ राइट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पे पहले इसको कोर्ट की इजाज़त लेनी होगी कि जी मुझे इजाज़त दी जाए टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट। अब देखें एक बात और मैं यहीं पे कर दूं कि ये जो समरी प्रोसीजर है, अगर हम इसका ऑर्डर 37 का रूल 1 देखें तो ये इसका फॉर्म कौन सा है, कहाँ पे ये सूट फाइल किया जा सकता है। उन्होंने इसके रूल 1 में ये बताया है कि या तो आप हाई कोर्ट में कर सकते हो या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर अगर कोई सिविल कोर्ट को एम्पावर किया गया हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर वहाँ पे आप ये सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारे यहाँ पंजाब में ये सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल किए जाते हैं। समरी सूट ऑर्डर 37 का सूट हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे पंजाब में ये फाइल किया जाता है। अच्छा, अब ये बात हो रही थी लीव टू डिफेंड, ये समन रिसीव होने से विद इन 10 डेज, अब यहां पे कर देते हैं विद इन 10 डेज ये एप्लीकेशन फाइल की जाती है लीव टू डिफेंड वाली विद इन 10 डेज। अब ये कहां पे पता लगता है, हम अगर इसका आर्टिकल 159 लिमिटेशन एक्ट का वो देखें तो उसमें बताया गया है कि विद इन 10 डेज जब रिसीव होते हैं ये समन्स, उसके अंदर अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करनी पड़ेगी। लिमिटेशन एक्ट इसमें बताया गया आर्टिकल 159 में कि जहां पे भी ये समन रिसीव होते हैं जो ऑर्डर 37 के अंडर भेजे जाते हैं, वो रिसीव होने से विद इन 10 डेज लीव टू डिफेंड फाइल करेगा। ये लीव टू डिफेंड बेसिकली एक एप्लीकेशन ही है, एक एप्लीकेशन होती है।
इसमें इजाज़त ली मांगता है डिफेंडेंट कोर्ट से कि जी मुझे इस सूट को डिफेंड करने की इजाज़त दी जाए, ये जो मेरे अगेंस्ट। अब देखें ये समरी प्रोसीजर इसीलिए है ना, यहाँ पे ये लीव टू डिफेंड फाइल करेगा। अब इस लीव टू डिफेंड का जो प्लेंटिफ होगा वो इसका रिप्लाई जमा करवाता है कोर्ट में, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। प्लेंट फाइल किया, समन इशू हुए, विद इन 10 डेज समन रिसीव होने से लीव टू डिफेंड फाइल करनी है डिफेंडेंट ने। ये वो एप्लीकेशन होगी, इस पे प्लेंटिफ अपना जवाब देगा, फिर इस पे आर्गुमेंट्स होंगे, लीव टू डिफेंड पे आर्गुमेंट्स होंगे दोनों पार्टीज के, प्लेंटिफ के भी और डिफेंडेंट्स के भी। उसके बाद ये लीव टू डिफेंड, ये जो एप्लीकेशन है या ये अलाउ हो जाएगी या ये डिसमिस हो जाएगी, या ये अलाउ होगी या ये डिसमिस होगी। अच्छा, अब ये अगर डिसमिस होती है लीव टू डिफेंड, यानी कोर्ट कहती है कि आपके पास कोई ऐसा मवाद नहीं है कि आपको इजाज़त दी जाए कि आप इस सूट को में अपीयर हो, इसको डिफेंड करो, आप अपने गवाहों को लेके आओ। देखिए यहाँ पे है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक चेक है, एक प्रोनोट है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इनको प्रूव करने के लिए जो वो अपने गवाह, अब इससे वो मुकर कैसे सकता है? सो एनी हाउ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये फैक्ट्स लेके आ रहा है कि जी ये चेक मैंने नहीं दिया था, मैंने चेक फलाने को दिया था, वो जो भी वो नए फैक्ट्स लेके आ रहा है, अगर तो कोर्ट को लगता है कि यस इसको सुनना चाहिए, इसकी बात में वजन है, तो कोर्ट इस लीव टू डिफेंड को अलाउ कर देगी। अगर अलाउ करेगी तो ये जो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगी रिटन स्टेटमेंट में, कन्वर्टेड टू रिटन स्टेटमेंट। यानी फिर ये नहीं होगा कि इस डिफेंडेंट ने आके एक नया अपना फ्रेश रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाएगा, नहीं, ये अगर अलाउ हो रही है तो यही लीव टू डिफेंड की जो एप्लीकेशन है ये कन्वर्ट हो जाती है रिटन स्टेटमेंट में। और अगर डिसमिस हो गई कि नहीं जी आपके पास कोई न्यू फैक्ट्स नहीं है, आपके पास कोई मवाद नहीं है, आपको लीव टू डिफेंड की हम इजाज़त नहीं दे रहे, तो इस सूरत में जब ये डिसमिस होगी तो ये सूट डिक्री हो जाएगा और इसके प्लस फिर इसकी एग्जीक्यूशन भी करवाई जाएगी। ये इस वजह से समरी प्रोसीजर कहते हैं कि देखिए अगर लीव टू डिफेंड अलाउ ही नहीं हो रही तो सूट वहीं पे डिक्री हो जाएगा और एग्जीक्यूशन उसकी शुरू हो जाएगी। अब लेकिन दूसरी सूरत ये है कि अगर ये अलाउ हो रही है, इसमें रिटन स्टेटमेंट में ये कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद जो यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर है एक सूट का वो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी, फिर दोनों पार्टीज अपनी एविडेंस लेके आएंगी, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे और फिर जजमेंट एंड डिक्री आएगी। तो ये अगर मैं बड़ा शॉर्ट वे में बताया कि भाई समरी प्रोसीजर ये है, ऑर्डर 37 का दावा इस तरह से चलता है। अब इसमें अगर हम पूरे इस ऑर्डर 37 को बेयर एक्ट से देखें तो क्या कहता है? रूल 1 एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर, कि ये ऑर्डर किस पे अप्लाई कर, दिस ऑर्डर शेल अप्लाई only to the high court and to the district court and to any other civil court notified in this behalf by the high court। सॉरी, अगर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के जरिए किसी सिविल कोर्ट को एम्पावर किया है कि वो ऑर्डर 37 का ये सूट को सुन सकती है तो फिर वो, अदरवाइज ये वैसे रूल 1 में 3 बता दिया और मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये दावे चलते हैं। और इसकी अपील फिर ऑब्वियसली अगर डिक्री वगैरह आती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर ये सूट का वो थी ट्रायल कोर्ट तो फिर इसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। रूल 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, इसका सब रूल 1 कह रहा है ऑल सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी प्रोमिसरी नोट में, ये जितने भी प्रोनोट चेक हुंडीज बिल ऑफ एक्सचेंज जितने भी हैं, in case the plaintiff desires to proceed hereunder
अगर वो ये प्लेंटिव ये चाहता है कि इसको समरी वे से ऑर्डर 37 के अंडर इसको ट्राई किया जाए, बी इंस्टीट्यूटेड बाई प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड, तो ये ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल एक प्लेंट फाइल किया जाता है उसी तरह एक प्लेंट के थ्रू ये सूट फाइल किया जाएगा, इंस्टीट्यूट किया जाएगा। बट द समन्स शैल बी इन फॉर्म 4 इन अपेंडिक्स बी, लेकिन जो समन्स होंगे वो फॉर्म बी के अकॉर्डिंगली इसमें जाएंगे, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और इन सच अदर फॉर्म एज मे बी फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब, या फिर अगर कोई डिफरेंट उससे रिलेटेड रूल्स आ गए हैं समन के तो उसके अकॉर्डिंगली ये जाएंगे। तो ये प्लेन फाइल की जाएगी और समन्स भेजे जाएंगे जो कि नॉर्मल से डिफरेंट होंगे। फॉर्म 4 है इसका अपेंडिक्स बी, उसके अकॉर्डिंगली ये समझ जाएंगे, या फिर कोई दूसरा अगर रूल्स बना दिए गए उसको फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इसका सब रूल 2, in case in which the plaint and summons are in such forms respectively the defendant shall not appear or defend the suit unless he obtains leave from a judge as hereinafter provided so to appear and defend। वही बात आ गई ना कि यहाँ पे डिफेंडेंट एज अ मैटर ऑफ राइट आके रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल कर देगा कि जी मुझे मैं सूट को डिफेंड कर सकता हूँ, नहीं, उसको पहले कोर्ट की जज की इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो कैसे लेगा? वो एक एप्लीकेशन के थ्रू लेगा जिसको लीव टू डिफेंड कहते हैं। ऑटोमेटिकली उसने आके सीधा उसके पास राइट नहीं है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट ही फाइल कर देगा। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ हिज ऑब्टेनिंग सच लीव, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर वो उसने आके लीव टू डिफेंड ही नहीं फाइल की, पहली बात वो अपीयर ही नहीं आया, वो उसने लीव टू डिफेंड फाइल नहीं की, और ऑफ हिज अपीयरेंस, या तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ हिज ऑब्टेनिंग सच लीव उसने ये लीव टू डिफेंड नहीं फाइल की, और ऑफ हिज अपीयरेंस या वो अपीयर नहीं हुआ, एंड डिफेंस इन परसुएंस देयर ऑफ द एलिगेशन इन द प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड एंड द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू ए डिक्री। क्लियर बात वो कह रहे हैं कि अगर तो प्लेंट ये जो डिफेंडेंट था इसने आके लीव टू डिफेंड नहीं फाइल की, ये अपीयर ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इसने जो प्लेंट में इसके अगेंस्ट एलिगेशंस वगैरह हैं उनको एडमिट कर लिए हैं, और ये प्लेंटिव जो है ये एंटाइटल हो जाएगा इसकी डिक्री के, कि यहीं पे इसके अगेंस्ट डिफेंडेंट की डिक्री पास कर दी जाए। क्लियर वर्ड्स में, अगर डिफेंडेंट नहीं आता, वो एप्लीकेशन ये लीव टू डिफेंड की फाइल ही नहीं करता, तो फिर क्या होगा? ये माना जाएगा कि भाई उसने एडमिट कर लिया है क्लेम को इस प्लेंटिव के, और प्लेंटिव के हक में डिक्री दे दी जाएगी। अच्छा, अब ये डिक्री जो यहाँ पे दे कोर्ट देगी उसमें क्या क्या कुछ शामिल होगा? अब फॉर द प्रिंसिपल सम ड्यू, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, फॉर इंस्टेंस ये चेक था या परनोट था, इसकी 5 लाख रुपया अमाउंट थी, उसके लिए ये चेक डिसऑनर हुआ है या इस पर नोट की अमाउंट नहीं पे की गई, वो 5 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग डिक्री पास कर दी जाएगी। ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिंसिपल सम ड्यू ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 और 80 एज द केस मे बी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो डिक्री आएगी ना, इसमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ साथ 79 सेक्शन और 80 सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी दिया जाएगा डिक्री में, अप टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जिस दिन वो ये सूट फाइल किया जा रहा है उस दिन तक का इंटरेस्ट दिया जा सकता है। और फॉर द सम मेंशन्ड इन द समन, या जो समन में अमाउंट मेंशन की गई है, सम मेंशन किया, उसके अकॉर्डिंगली डिक्री पास कर दी जाएगी। विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम है, जिस डेट पे ये सूट फाइल किया गया उस डेट तक, या सम्मन में जो अमाउंट मेंशन की गई है उस अमाउंट का की हद तक डिक्री पास कर दी जाएगी, इन दोनों में से जो भी कम होगा। एंड फॉर द इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ डिक्री एट द सेम रेट और एट सच अदर रेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट। और ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ डिक्री, जिस डेट पे डिक्री हो रहा है उस डेट तक का इंटरेस्ट भी दिलवाया जाएगा, या कोर्ट उसका रेट जो फिक्स है या फिर जो कोर्ट डिटरमिन करती है वो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी दिलवाया जाएगा। तो पहली डिक्री प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वगैरह उसकी वो उसमें मेंशन होगा। बी फॉर सच सब्सीक्वेंट इंटरेस्ट
इफ एनी एज द कोर्ट मे ऑर्डर अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस कोड, अगर कोई सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी कोर्ट लगाना चाहे सेक्शन 34 में हम पढ़ के आए हैं तो वो भी कोर्ट इस डिक्री में साथ देगी। सी फॉर सच सम फॉर कॉस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, या फिर जो कॉस्ट है उस सूट की, ये प्लेंटिफ आया अदालत में, उसने दावा आके दायर किया, उसने खर्चा वगैरह किया, तो जो उस दावे की कॉस्ट वगैरह है वो सारी भी, सो ये जो डिक्री पास की जाएगी सब रूल 2 के अकॉर्डिंगली, अगर डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड नहीं फाइल करता, वो अपीयर ही नहीं होता, तो डिक्री पास कर दी जाएगी। ये मान लिया जाएगा डिफेंडेंट ने क्लेम को एडमिट कर लिया है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट वगैरह और कॉस्ट ऑफ सूट भी डिक्री में डलवाई जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इफ द प्लेंटिफ क्लेम्स मोर देन सच फिक्स्ड सम फॉर कॉस्ट, द कॉस्ट शैल बी असर्टेन्ड इन द ऑर्डिनरी वे। अब ये प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि अगर तो ये प्लेंटिफ ने बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांग ली हो तो ये ऑर्डिनरी वे में जिस तरह डिटरमिन की जाती है, सर्टन की जाती है, उसी तरह की जाएगी। इसका सब रूल 3, अ डिक्री पास्ड अंडर दिस रूल मे बी एग्जीक्यूटेड फोर्थविथ, तो यहाँ पे चूंकि ये अपीयर ही नहीं हुआ, इसके अगेंस्ट डिक्री पास हो गई है, तो फिर उसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं रूल 3 पे, defendant showing defense on merits to have leave to appear. Sub rule 1, the court shall upon application by the defendant give leave to appear and to defend the suit upon affidavits which disclose such facts as would make it incumbent on the holder to prove consideration. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तो सब रूल 2 में बात हो रही थी कि अगर वो अपीयर ही नहीं होता, सब रूल 3 में ये बात कर रहे हैं कि अगर वो अपीयर हो गया, उसने लीव टू डिफेंड फाइल कर दी। लीव टू डिफेंड ऑब्वियसली जो एक एप्लीकेशन है उसके साथ एफिडेविट तो ज़रूर होगा, और एफिडेविट में भी उसने उस सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया है, एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट, ये इसने फाइल किया। अब ये इसकी अगर लैंग्वेज को समझें, द कोर्ट शैल अपॉन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट गिव लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट अपॉन एफिडेविट विच डिस्क्लोजेस सच फैक्ट्स as would make it incumbent on the holder to prove consideration। अगर तो कोर्ट को ये लगे कि ये लीव टू डिफेंड में जो ये फैक्ट्स लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसको इजाज़त दी जानी चाहिए कि ये अपने सूट को डिफेंड करे, इसने जो एफिडेविट लगाया उसमें भी जो फैक्ट्स ये लेके आया उससे ये लाजमी हो गया, ज़रूरी हो गया है कि कंसिडरेशन को प्रूव किया जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, लीव टू डिफेंड को अलाउ करेगी, और अलाउ करेगी तो सूट नॉर्मल तरीके से चलेगा। और सच अदर फैक्ट्स एज द कोर्ट में डीम सफिशिएंट टू सपोर्ट द एप्लीकेशन, यानी जो कुछ भी वो लीव टू डिफेंड में फैक्ट्स वगैरह लेके आ रहा है उससे कोर्ट को ये लगता है कि इसको इजाज़त दी जानी चाहिए, उसने एफिडेविट में भी फैक्ट्स लेके आया, तो फिर कोर्ट यहाँ पे लीव टू डिफेंड को अलाउ करेगी। सब रूल 2, लीव टू डिफेंड मे बी गिवन अनकंडीशनली और सब्जेक्ट टू सच टर्म एज टू पेमेंट इन टू कोर्ट, giving security, framing and recording issues or otherwise as the court thinks fit। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये लीव टू डिफेंड कोर्ट ने अलाउ करनी है ये अनकंडीशनली भी हो सकती है, या फिर कोर्ट इसमें जो अमाउंट होगी उसकी सिक्योरिटी भी मांग सकती है। देखें ना, अनकंडीशनली और सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एज टू पेमेंट इनटू कोर्ट, कोई भी कोर्ट ये भी कह सकती है कि जी चेक 5 लाख का था, 5 लाख रुपए हम ठीक है आपको लीव टू डिफेंड अलाउ करते हैं, आप 5 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवा दो, ठीक है। कोई अनकंडीशनली भी कर सकती है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही उसको अलाउ कर दिया और आगे केस चलना शुरू हो गया। गिविंग सिक्योरिटी, कोर्ट सिक्योरिटी मांग सकती है कि 5 लाख रुपए की आप सिक्योरिटी जमा करवा दो। फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इशूज़ हैं और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक्स फिट, कोर्ट इसमें इश्यूज़ वगैरह फ्रेम। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसे ही होता है कि जब ये अलाउ होगी ना, नॉर्मली कोर्ट्स इसमें सिक्योरिटी वगैरह ले लेती हैं और उसके बाद सूट ऐसे ही चलता है जैसे नॉर्मल चलता है, इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, एविडेंस वगैरह आती है। अच्छा, सब रूल 3, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 शैल अप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1। अब यहाँ पे इस ऑर्डर में लिमिटेशन बाकायदा बताई नहीं गई है, लेकिन वो आर्टिकल 159 लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया कि विद इन 10 डेज इसने लीव टू डिफेंड अप्लाई करना होती है। लेकिन अगर ये 10 दिन के बाद इसने ये एप्लीकेशन फाइल किया, लीव टू डिफेंड फाइल किया, तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो उसका सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का,
उसके अकॉर्डिंगली कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए वो एप्लीकेशन साथ लगा सकता है। उसमें वो वजह बतानी पड़ती है कि जी क्यों हमने डिले किया है इस एप्लीकेशन को फाइल करने में। नेक्स्ट आ जाए जी रूल 4, पावर टू सेट असाइड डिक्री। आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस set aside the decree and if necessary stay or set aside execution and अब यहाँ पे बात हो रही है, देखें समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि ये डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, इसकी जो इसने लीव टू डिफेंड ही नहीं अप्लाई की, वो फाइल की, उसके अगेंस्ट फिर डिक्री आ गई। ऑब्वियसली हम पढ़ के आ रहे हैं ना रूल 2 में कि जी वो तो फिर माना जाएगा एडमिट हो गया, उसने एडमिट कर लिया और उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर दी जाएगी। अब वो अपीयर नहीं हुआ, उस एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट यहाँ पे डिक्री आ गई है, उसकी एग्जीक्यूशन भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे रूल 4 में ये कह रहे हैं कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अब ये कोर्ट को कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट डिक्री हुई है, जिसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन हुई है, वो कोर्ट में आके एप्लीकेशन देगा कि जी इस डिक्री को सेट असाइड कर दो, इस एग्जीक्यूशन को स्टे कर दो, इसको सेट असाइड कर दो। अब यहाँ पे इसको आके बताना पड़ेगा कि भाई मैंने आके विद इन 10 डेज क्यों नहीं। अब हो सकता है समटाइम्स ऐसे होता है कि समन्स वगैरह नहीं पहुँचते, प्लेंटिफ्स ने समटाइम्स एड्रेस वगैरह गलत लिखे होते हैं, उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे अगेंस्ट कोई सूट फाइल हुआ है। और अगर आके वो ये प्रूव करता है कि यस मुझे तो ये मिले ही नहीं है, तो उस सारी सूरतों में ये अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि समन को ये प्रूव करना अखबार इश्तिहार तक हुए होते हैं कि आपको कैसे नहीं पता था। लेकिन वो कह रहे हैं कि आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अगर डिफेंडेंट आके ये प्रूव कर रहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ना कोई समन मिले, ना कोई नोटिस मिले, ना कोई अखबार इश्तिहार, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता जी, तो कोर्ट के पास ये पावर है सेट असाइड डिक्री, वो डिक्री को सेट असाइड कर दे। एंड इफ नेसेसरी स्टे और सेट असाइड एग्जीक्यूशन, और अगर ज़रूरी हो तो जो एग्जीक्यूशन वगैरह चल रही है उसको स्टे कर दे या उसको सेट असाइड कर दे। एंड मे गिव लीव टू डिफेंड टू अपीयर टू समन्स एंड टू डिफेंड द सूट। और यहाँ पे कोर्ट के पास पे ये भी पावर होगी लीव टू डिफेंड, उसको अलाउ कर दे और उसको कहे कि जी भाई आप सूट को डिफेंड करो, इफ़ इट सीम्स रीजनेबल टू द कोर्ट सो टू डू एंड ऑन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। तो यहाँ पे कोर्ट के पास अगर डिफेंडेंट आके स्पेशल सर्कमस्टांसेस को प्रूव कर रहा है कि जी मुझे पता ही नहीं था, मुझे समझ नहीं मिले, तो इस सूरत में कोर्ट के पास पावर है डिक्री को सेट असाइड कर सकती है, एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है, एग्जीक्यूशन को सेट असाइड कर सकती है, लीव टू डिफेंड दे सकती है डिफेंडेंट को, फिर वो सूट को अपने को सारा डिफेंड वगैरह कर सकता है। यहाँ पे कोई टर्म्स वगैरह, कोई अगर कोई पेमेंट वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह कोर्ट मांगना चाहती है तो वो भी मांग सकती है। रूल 5, पावर टू ऑर्डर बिल एटसेट्रा टू बी डिपॉजिटेड विद द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब ये प्लेंटिफ के लिए इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट में order the bill, hundi or note on which the suit is founded to be forthwith deposited with an officer of the court, and may further order that all proceedings shall be stayed until the plaintiff gives security for the cost thereof। यहाँ पे सब रूल 5 में ये कहा गया है कि कोर्ट ये जो प्लेंटिफ है जो सूट लेके आया उसको भी ये ऑर्डर कर सकती है कि भाई जो भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, प्रोनोट, हुंडी वगैरह आप इसको कोर्ट में जमा करवाओ। प्लस कोर्ट इस प्लेंटिफ से कॉस्ट के रिगार्डिंग भी सिक्योरिटी मांग सकती है कि इस अगर कोर्ट को ये लगे कि इसका सूट बड़ा वीक है तो कोर्ट इससे भी, प्लेंटिफ से भी सिक्योरिटी मांग सकती है कि जो भी इसको सूट की कॉस्ट होगी उससे रिगार्डिंग सिक्योरिटी वगैरह जमा करो। और जब तक ये फिर ये उसको अगर इससे ये जो प्रोनोट, चेक वगैरह रिक्वायर किए हैं उनको जमा करवाओ या सिक्योरिटी जमा करवाओ, और जब तक ये नहीं अगर करवाता तो कोर्ट इस सूट को स्टे भी कर सकती है अनटिल द प्लेंटिफ गिव सिक्योरिटी। जब तक वो सिक्योरिटी वगैरह नहीं देता तब तक कोर्ट इस सूट को स्टे भी कर सकती है। रूल 6, रिकवरी ऑफ कॉस्ट of noting non-acceptance of dishonored bill or note. The holder of any dishonored bill of exchange or promissory note shall have the same remedies for the recovery of expenses incurred in noting the same for the non-acceptance or non-payment or otherwise by reasons of such dishonor as he has under this order for the recovery of amount of such। अब यहाँ पे सब ये रूल 6 में कह रहे हैं कि ये जो प्लेंटिफ था जिसने सूट फाइल किया है उसको
ये चेक प्रोनोट वगैरह, इनके डिसऑनर होने में भी अगर उसके कोई एक्सपेंसेस वगैरह या कोई कॉस्ट वगैरह उसकी आ रही है तो वो उसको भी रिकवर कर सकता है। देखें अब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में वो ये कह रहे हैं कि जो इसको डिसऑनर होने पे जो उसको कॉस्ट वगैरह या कोई खर्चा पड़ा है तो वो उसको भी रिकवर कर सकता है एज कॉस्ट ऑफ द ये इन नोटिंग द सेम फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट और अदरवाइज बाय रीजंस ऑफ सच डिसऑनर एज ही हैज़ अंडर द ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ सच बिल। जैसे वो इनकी अमाउंट को क्लेम कर रहा है ना कि 5 लाख का चेक डिसऑनर हो गया, उसी तरह इस चेक के डिसऑनर होने पे इसकी नॉन एक्सेप्टेंस पे अगर कोई उसके एक्सपेंसेस वगैरह आए हैं तो वो रिकवर कर सकता है। रूल 7 प्रोसीजर इन सूट्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर। अगर इस ऑर्डर में कहीं कुछ और कहा गया, द प्रोसीजर इन सूट्स हेयर अंडर shall be the same as the procedure in suits instituted in the ordinary manner। यहाँ पे रूल 7 में ये कह रहे हैं कि अगर तो इस ऑर्डर में कहीं कुछ और कहा गया, अब ऑर्डर में हमें क्या बताया गया था कि भाई मैं एज ए मैटर ऑफ राइट डिफेंडेंट ने आकर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं जमा करवाना, उसको लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद एफिडेविट। अगर वो डिसमिस हो गई तो सूट डिक्री हो जाएगा और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। अगर वो उसने ये लीव टू डिफेंड फाइल ही नहीं की, वो आया ही नहीं है, तो वो भी सूट उसका डिक्री हो जाएगा और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये थी कि अगर अलाउ हो रही है, वो आया उसने लीव टू डिफेंड दिया, अलाउ हो रही है, तो फिर ऐसे ही सूट चलेगा। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ जैसे नॉर्मल सूट चलता है, सारा इशूज फ्रेम होंगे, एविडेंस आएगी, फाइनल आर्गूमेंट्स वगैरह होंगे। तो सब रूल 7 में यही बात की गई है कि भाई ऐसे ही नॉर्मल चलेगा। अगर इस ऑर्डर में कहीं कुछ और वो हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर अलाउ होती है तो नॉर्मल सूट की तरह चलेगा, अगर डिसमिस हो गया तो डिक्री हो के उधर ही एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। तो ये ऑर्डर 37 था। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब देखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जब सूट होगा ना तो ये लीव टू डिफेंड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अब चेक है, वो डिसऑनर हुआ है, अब इसको वो कैसे इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन समटाइम्स उसने चेक नहीं दिया। अब चेक हो, अगर डिफेंडेंट आके ये कह रहा है लीव टू डिफेंड में कि जी मेरा तो ये चेक चोरी हो गया था, मैंने इससे रिलेटेड एक FIR भी करवाई हुई है, वो भी साथ लगा रहा है, ये चेक इसके पास कैसे आ गया, या चेक मैंने एज ए सिक्योरिटी दिया था, किसी और पर्सन को दिया था, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इन सारी सिचुएशन में लीव टू डिफेंड अगर अलाउ हो रही है, कोर्ट को लगता है कि नहीं देखना चाहिए इसको, इस सूट को पूरा सुनना चाहिए, तो फिर नॉर्मल तरीके से ये सूट चलते हैं।